पंचायत से लेकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों कांग्रेस के मात खाने के बाद एक बार फिर यूपीए के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी और महाराष्ट्र सरकार चला रही शिवसेना ने हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे। सामना में यूपीए की हालत एनजीओ से करते हुए लिखा गया है कि यूपीए के नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। शिवसेना ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नतीजे बताते हैं कि उनमें कमी जरूर है। सामना में यह भी लिखा गया है कि पीएम मोदी और अमित शाह को विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा है और ऐसे में विपक्ष को सोचना चाहिए। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बात तो शिवसेना समझती है और शिवसेना कोई यूपीए के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी यूपीए के पार्टीज ने मिलाकर ही सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। वो सक्षम है, अपनी मेहनत से बिल्कुल यूपीए के नेतृत्व काम करने में वो सक्षम है। यूपीए के नेतृत्व पर मचे घमासान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहते थे अब उनके सहयोगी दल कह रहे हैं, अब तो मान जाए राहुल बाबा। माननीय मोदी और शाह की मुकाबले का कोई नेतृत्व नहीं है इनके पास में। मित्रों, महात्मा गांधी ने तो उस समय कहा था आजादी के आंदोलन के बाद कि अब कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और अब तो उनके सारे सहयोगी दल कह रहे हैं। और इसलिए मैं प्रारंभ से कहता हूं कि ये कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। सोनिया जी के हटने की बात आती है स्वास्थ्य के कारण से तो राहुल जी के हटते हैं तो सोनिया जी। शोले पिक्चर में वो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज छपी हुई थी, वैसे ही सिक्का है, कहीं उछालो कहीं भी गांधी परिवार ही निकलता है उसमें। राहुल जी निकले चाहे सोनिया जी चाहे प्रियंका जी। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। शेष नारायण जी, दो सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ। तो मेरा वही सवाल, आपने कहा कि चर्चा इस वक्त की जरूरत है, तो एक बात शिवसेना ने कही और अब उसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है, क्या अब उससे आगे आप देख रहे हैं कुछ? दूसरा सवाल ये कि क्या ये शिवसेना ने बात छोड़कर एक तरह से अपनी डिमांड भी रख दी है कि हम यूपीए का हिस्सा बन सकते हैं लेकिन नेतृत्व शरद पवार के हाथों हो? उन्होंने ये नहीं कहा हम यूपी का हिस्सा बन सकते हैं, उनको अपनी सरकार बचानी है महाराष्ट्र की। क्योंकि अगर अमित शाह का हमला हुआ तो फिर वो आपने तमाम देखा, अभी नीतीश कुमार से जरा पूछ लीजिए कि जब अमित शाह के वहां पे अरुणाचल प्रदेश उनके 6 एमएलए इधर आ गए, तो वो डर उनको है शिवसेना वालों को। उनको बड़ी मुश्किल से तो गद्दी मिली है, वो डर है। उनकी कोई मांग नहीं, क्योंकि यूपीए में नहीं है वो। ये बात अशोक चौहान की ठीक है, यूपीए में नहीं तो मांग नहीं कर सकते, लेकिन बहस तो कर सकते हैं। हम भी तो यूपीए में नहीं है, तुम भी तो यूपीए में नहीं हो, लेकिन हम देश के रहने वाले हैं और हम बहस करेंगे। क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो, मैं आपको बता दूं, अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो एक इनका इनफॉर्मल होता था 1100 करोड़ पे। शेष जी आ रहे हैं आपके पास इस वक्त हमारे साथ खुद शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मनीषा जी, क्या शिवसेना यूपीए का हिस्सा बनना चाह रही है, इसलिए इस तरह की बात कही गई है कि अगर शरद पवार नेतृत्व संभालते हैं यूपीए का तो फिर हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, या सिर्फ ये एक सलाह? देखिए, ये एक सलाह है और ये एक अपना एक मत व्यक्त किया है जो संपादक है
और ये कोई उसमें कोई किसी को दुख हो या किसी को छेड़ना है, इस प्रकार नहीं, क्योंकि किसी भी लोक तंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और विपक्ष के लोग जैसे अब राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, प्रियंका जी है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यूपीए में कांग्रेस एक बड़ा हिस्सा है, मगर बाकी भी जो पार्टियां हैं, एक यूनाइटेड एफर्ट पुटअप करना होगा, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन देश में हो या देश में दिखाई दे, होना चाहिए। जिस प्रकार का प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ कि 3 पार्टी इकट्ठे आके एक मजबूत सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी को भले ही 105 मिले हो, मगर फिर भी वो सरकार बनाने में असमर्थ रहे। तो अगर महाराष्ट्र में एक यशस्वी एक प्रयोग हो सकता है, तो क्यों नहीं देश लेवल पर एक प्रयोग हो सकता है। और एक मनीषा जी, आपने कहा कि जी मनीषा जी, आपने कहा कि ये आपका मत है, मत के पीछे मतलब होता है, और आपके भी जाहिर तौर पर इस मांग के पीछे मत रहा होगा, मतलब रहा होगा, लेकिन आपके इस मत को ना तो एनसीपी तवज्जो दे रही है और ना ही कांग्रेस दे रही है। देखिए, भले ही वो न दे, मगर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक ओपिनियन किया है। माननीय शरद पवार जी आज हमारे देश में सबसे एक बड़े नेता है और एक सबसे एक्सपीरियंस मोस्ट मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, और उम्र के हिसाब से भी देखे, अनुभव के हिसाब से भी, तो अगर यूपीए का नेतृत्व उनके पास सौंपा जाता, इस प्रकार का एक ओपिनियन एक्सप्रेस हुआ है। इसमें चाहे कोई शामिल हो या ना हो, कोई बात से सहमत हो या ना हो, एक मत प्रदर्शन किया है। एनसीपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इस तरह की भावना अगर शिवसेना जाहिर कर रही है, अपनी बात रख रही है, तो ये अच्छी बात है और उस बात का स्वागत भी है, लेकिन एनसीपी में इसको लेकर यूपीए में किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं है। देखिए, चर्चा की शुरुआत हो सकती है, भले आज चर्चा ना हो, आगे चर्चा हो सकती है। आज ये चर्चा नहीं होगी, मगर कल हो सकती है, उसके बाद हो सकती है। पर गुलाब राव पाटिल अभी कुछ देर पहले जुड़े थे, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ये एक संपादक ने, उन्होंने अपना एक कहा है, और देश में इस प्रकार से अलग अलग चर्चा हो सकती है, कोई सहमत हो कोई ना हो। जी, उन्होंने तो ये चर्चा बढ़ाएगी क्या शिवसेना आगे? है। क्या ये चर्चा आगे बढ़ाएगी शिवसेना? क्योंकि अभी तो एनसीपी यही कह रही है, महेश तपासे भी ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, हम तीनों पार्टियां मिलकर एक मजबूत सरकार है, सरकार गिरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आए दिन सपने देखती रहती है, आए दिन वो तिथि बताते हैं कि कब सरकार गिरेगी, कभी गिरेगी नहीं, 5 साल टर्म पूरा करेगी। मगर हम बात इसमें कर रहे हैं कि एक मजबूत ऑपोजिशन देश में होना चाहिए। आज जिस प्रकार से किसान आज 1 महीने के ऊपर हो गया कि किसान दिल्ली को घेराव करे है, पंतप्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है बात करने के लिए, बाकी बातें भी विफल हो रही है। तो एक क्यों ना एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, ऑपोजिशन है, मगर उसको मजबूती लानी चाहिए। एक सक्रिय विपक्ष की बहुत आवश्यकता है देश में, इस प्रकार का उस एडिटोरियल में एडिटर ने कहा है। जी, लेकिन ये कोशिश आगे भी तो बढ़ेगी ना, कैसे बढ़ेगी ये कोशिश? आप कह रही हैं कि वक्त की जरूरत है और इस वक्त चाहिए कि शरद पवार नेतृत्व संभालें, एनसीपी उससे इनकार कर रही है, कांग्रेस तो हमला ही बोल रही है सीधा आप पर, तो फिर ये कोशिश आगे बढ़ेगी कैसे? सिर्फ सामना तक कोई कोशिश देखो, अभी इसका क्या नतीजा होता है क्या नहीं, यूपीए में और भी घटक पक्ष है, वो इस पर विचार कर सकते हैं। ये इसका सार एक ही है कि एक मजबूत विपक्ष सार तो एक है मनीषा जी, लेकिन जो शरद पवार जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एनसीपी नकार रही है, तो फिर बाकी दलों से कैसे बात बनेगी? पहले तो शरद पवार खुद तैयार हो, उनकी पार्टी तैयार हो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। देखिए, ये इस एडिटोरियल में जो लिखा है, एडिटर का अपना एक मत है, और अगर बात छिड़ती है नहीं छिड़ती है तो ये सारे यूपीए के घटक मिलके विचार करेंगे। अगर नहीं विचार करना है तो नहीं होगा विचार। तो क्या इसीलिए आप सिर्फ माहौल बना रहे हैं सामना के जरिए बात रखकर, और अगर ये आगे नहीं बढ़ी तब तो इसे सिर्फ शगुफा माना जाएगा? मनीषा जी, शिवसेना एज अ पार्टी नहीं है, एक शिवसेना एज अ पार्टी कोई इस पर ऐसा कोई। अच्छा मनीषा जी, आएंगे आपके पास। इस वक्त रणजीत सापरा
जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सापरा जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? शिवसेना बार बार ये बात कह रही है कि भाई अब कांग्रेस जो है वो कमजोर हो चुकी है और यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ सकती। क्या वाकई विपक्ष कमजोर हो चुका है कांग्रेस के नेतृत्व में? मैंने संजय राउत जी का एडिटोरियल ध्यान से पढ़ा है और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने भी इसमें क्लेरिफाई किया है कि कहीं भी उन्होंने यूपीए का चेयरपर्सन बदलने की बात नहीं की है। ये संजय राउत जी की खुद की स्टेटमेंट आ गई है। दूसरी बात यह है कि संजय राउत जी खुद संपादक हैं और उनके संपादकीय लेख के अंदर जो भी विचार उन्होंने रखे हैं वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। वो शिवसेना के अधिकृत बयान नहीं है। अधिकृत विचार शिवसेना एज अ पार्टी के नहीं है और उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि यूपीए का नेतृत्व जो है वो शरद पवार जी को करना चाहिए, ऐसा कतई नहीं लिखा है। और प्रफुल्ल पटेल जी ने भी एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है। सापरा जी, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में आज शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने खुद कहा कि हाँ, शरद पवार को नेतृत्व करना चाहिए। और किसका आधिकारिक बयान मानेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अगर उनके सांसद ने कहा है तो वो सांसद का व्यक्तिगत विचार हो सकता है ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं शिवसेना पार्टी की तरफ से बयान दे रहा हूँ, ये तो नहीं कहा। और फिर मनीषा जी जवाब दीजिए, आप लोग पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर होकर आप व्यक्तिगत राय कैसे अपनी रखते हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो व्यक्तिगत राय है आप लोगों की, जबकि आपके तमाम बड़े नेता इसका समर्थन करें। मनीषा जी जवाब दीजिए। देखिए, मीडिया सभी नेताओं से पूछती है, अब आप मुझसे पूछती है और माननीय अरविंद सावंत जी से पूछती है, संजय राउत साहब से पूछती है, अनेक लोग अपना अपना ओपिनियन, मगर इसका एक निचोड़ क्या है? हम सभी का एक मत तो उसमें काफी जाहिर है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अगर ये एक विपक्ष मजबूत होता है तो किसी भी लोकतंत्र की ये एक सुदृढ़ता की एक निशानी है कि लोकतंत्र मजबूत हो और विपक्ष मजबूत हो। द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज अ वेरी नेसेसिटी ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो इसका आप निचोड़ देखिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा या नहीं होगा। माननीय शरद पवार जी क्या इस पद के लिए इच्छुक है, नहीं है, ये सब आगे देखने वाली बातें हैं। यानी विपक्ष कमजोर है, आपकी बात का ये मतलब माना जाए कि विपक्ष कमजोर है, उसको मजबूत होना चाहिए। मनीषा जी आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी नीरज ने बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन से बात की इस मामले पर, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। अरे ये हटाओ भैया यहाँ से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवसेना का कहना है कि यूपीए का चेयरमैन शरद पवार को होना चाहिए और कांग्रेस कह रही है कि चेयरमैन तो सोनिया गांधी ही रहेंगी। देखिए क्या हो गया है कांग्रेस को। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से रूठे हैं, देश की जनता कांग्रेस से रूठी है, कांग्रेस के 23 नेता उस नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे। अब यूपीए में भी बगावत हो गई। ऐलान हो गया शिवसेना की तरफ से कि सोनिया जी का यूपीए का नेतृत्व शिवसेना को स्वीकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी रहने को तैयार नहीं है। न देश की जनता है, न कांग्रेस के नेता हैं, न कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक के आज उनके साथ कोई भी देश का व्यक्ति रहने को तैयार नहीं। लेकिन शिवसेना ने यह भी कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं उससे देश के हालात सोवियत संघ जैसे हो जाएंगे, जैसे सोवियत संघ बटा था। देखिए, शिवसेना मुस्लिम लीग की भाषा बोल रही, जिन्ना की भाषा बोल रही है। ये देश न कभी बंटने वाला नहीं है। एक बार बंटवारा हो गया, इस देश में कभी बंटवारे की बात हो नहीं सकती। ये कह रहे हैं विघटन हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रभावित हो गई शिवसेना। इस तरह के विचार से आज पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ रोष की लहर है। किस तरह की भाषा बोल रही है। ये देश इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। शिवसेना के इस तरह विलाप से ये देश टुकड़े होने वाला नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के नेता शैलेश पांडे भी जुड़ गए हैं। शैलेश पांडे, शहनवाज हुसैन को आपने सुना, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शिवसेना तो बगावत कर रही है कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होकर। जी नहीं, बिल्कुल ये कोई बगावत नहीं है। देखिए, सच्चे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। और संजय राउत जी ने जो अभी सावना में संपादकीय के माध्यम से कहा है, वो एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सक्षम और मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ऐसी उनकी स्पष्ट भूमिका है।
और उसी कड़ी में शरद पवार जी को यूपीए का नेता बनाने की बात करी। देखिए, शरद पवार जी एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और खास तौर से कृषि के विषय में बहुत बड़े जानकार हैं, और आज उनके अनुभव की देश की आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, और यूपीए को और मजबूत करना है। तो शरद पवार जैसे ठीक है, शैलेश जी समझाइए ना, फिर शरद पवार को भी समझाइए, एनसीपी को भी समझाइए। लौट रहे हैं आपके पास हमारे साथ सापरा साहब, जो कांग्रेस के नेता वो भी लगातार बने हुए हैं। सापरा जी, आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना नेताओं की व्यक्तिगत राय है, उनके सांसद बोल रहे हैं तो भी आप व्यक्तिगत बता रहे हैं, लेकिन है तो वो शिवसेना के नेता ही ना। और अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो क्यों? क्योंकि शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये दरअसल शिवसेना की बगावत है अब कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, दरअसल शिवसेना के नेताओं के इस बयान का ज्यादा रेलेवेंस इसलिए नहीं रहता क्योंकि शिवसेना जो है वो यूपीए का घटक दल नहीं है। अगर शिवसेना को कोई राय भी देनी है तो पहले उनको यूपीए ज्वाइन करनी चाहिए, और यूपीए का नेता कौन होगा ये यूपीए के घटक दल तय करेंगे ना। और यूपीए का नेतृत्व मात्र टीवी चैनल पर या सामना के एडिटोरियल से तो तय नहीं होगा। कांग्रेस जो है वो भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी है। 5 राज्यों में हमारी सरकार है, कम से कम 7 से 8 राज्यों में हम दूसरे नंबर पर हैं, और देश के हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेतृत्व है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं शिवसेना को, और उनको ऐसे बयान देने से बचना भी चाहिए। मनीषा कायंदे जी, फिर क्यों दिए जाते हैं इस तरह के बयान? मनीषा जी, शैलेश पांडे जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो कहता हूं कि इस वक्त ये बेवजह की राजनीति हो रही है इस विषय पे। अभी हाल थोड़े दिनों पहले ही संजय राउत जी ने, जब राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब उनके नेतृत्व को उन्होंने सराहा था, उनके कार्य को सराहा था, तब तो उस पर आपने कभी डिबेट नहीं कराया, तभी तो आपने कभी पूछताछ नहीं की। आज यूपीओ को मजबूत करने की बात करें, पॉजिटिव, कोई भी चीज को पॉजिटिव सेंस में लिया जाना चाहिए। देखिए, इस वक्त देश पर राहुल गांधी की क्षमता पर भी तो अभी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहते हुए कि नतीजे बताते हैं कि कहीं तो कमी जरूर है। आवश्यकता है, यही बात उन्होंने साधारण तौर से कही है। और आज देखिए, जिस तरह से किसान आज 1 महीने से रास्ते में बैठे हुए हैं, ये देश के लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है, देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। किसानों को न्याय मिलना चाहिए। शैलेश पांडे जी, या तो शिवसेना इस बात को खारिज कर दे। अभी मनीषा कायंदे भी कह रही थी कि हमने तो एक बात छोड़ी है आगे संभावनाएं बढ़ाने के लिए, या तो आप लोग इस बात को खारिज कर दीजिए कि कोई मतलब नहीं था इस बात का। और अगर आप लोगों की तरफ से आपके मुखपत्र सामना में कहा जाता है तो उस बात के मायने को भी तो समझाएंगे ना आप लोग। वहां पर उन्होंने अपने राय रखी, विचार रखा, सलाह रखा। सुनना न सुनना ये दूसरों का काम है, अन्य का काम है, लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। संजय राउत जी ने अपने विचार रखे, और तो ये विचार रख के चर्चा खत्म, दूसरों पर निर्भर करता है। शैलेश पांडे जी, तो क्या ये विचार रख के अब चर्चा खत्म इस बात की? देखिए, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय। मैं कहता रहा हूं, आप जब संजय राउत जी ने राहुल गांधी की प्रशंसा की, उनके नेतृत्व में अभी थोड़े दिनों पहले प्रशंसा की, वो बाइट भी मीडिया ने दिखाया था, उस पर तो कभी किसी ने डिबेट नहीं किया। जब कोई व्यक्ति अच्छी बातें बोलता है, या आज भी वो अच्छी बात बोल रहे हैं, मतलब विपक्ष को मजबूत करने के लिए, मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय है देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, एक सक्षम विपक्ष को मजबूत करने की, ताकि आने वाले समय में हम किसानों को न्याय दे सके, मजदूरों को न्याय दे सके, गरीबों को न्याय दे सके, और भारत को हम एक अच्छे दिशा की ओर लेके जा सके। ठीक है, शैलेश पांडे जी आप रहिए हमारे साथ। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान ने कहा है कि अगर यूपीए में नेतृत्व बदलना ही पड़ेगा तो वो गठबंधन के बाहर के लोग नहीं बल्कि गठबंधन के लोग तय करेंगे, लेकिन फिलहाल तो सोनिया गांधी ही इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगी। यूपीए की जो लीडरशिप का मामला है, वो यूपीए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो अलग अलग पार्टियां जो यूपीए में शामिल है, उन्होंने मिलकर ही सोनिया गांधी जी को यूपीए का चेयरपर्सन मनोनीत किया है। इसलिए ये विषय कोई नए से विचार करने का अभी तक कोई इसमें ये प्रयोजन नहीं है। और शरद पवार जी ने खुद ही बयान दिया है, ये
ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पवार साहब जरूर एक देश के ज्येष्ठ नेता है, सभी पार्टियों से संबंध है, और सोनिया गांधी जी ने भी अपनी यूपीए चेयरपर्सन जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो बहुत अच्छे तरीके से अभी तक संभाली है। सभी को साथ लेकर ही 2 बार गवर्नमेंट बना चुकी है और सभी का विश्वास उनके नेतृत्व में है। शरद पवार जी का सवाल जहाँ तक उनके बारे में भी एक आदर की भावना है, पर जो शिवसेना हमारी और इसमें न तो एनडीए यूपीए में वो शामिल है, नहीं तो यूपीए में कोई समर्थन देने वाली पार्टी अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो यूपीए में नहीं है उनको बाहर से ऐसे सलाह मशवरा की हमें कोई आवश्यकता है, मैं नहीं मानता हूँ। हम महाराष्ट्र की हद तक हमारी गठबंधन जरूर है। एक ही अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यक्तिगत राय हो सकती है, तो इसमें कोई माने नहीं रखता इस बात को, क्योंकि यूपीए कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, यूपीए के जो कोई पार्टीज है यूपीए में, वो उन्होंने मिलकर ही इनको सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। तो ये बातें उछालकर विवाद पैदा करने की कोई आवश्यकता ऐसा मुझे लगता नहीं है। सवाल ये है कि आज के इस राजनीतिक स्थिति में यूपीए बिल्कुल यूनाइटेड है और ममता बनर्जी के साथ में सभी लोग एकजुट करके उनके समर्थन में है। चुनाव में हार जीत होती है, चुनाव में कभी रिजल्ट फेवर में आते हैं, कभी खिलाफ जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण तो मानना नहीं जा सकता है। कांग्रेस बिल्कुल एक नेशनल पार्टी है, एनसीपी तो एक अभी भी रीजनल पार्टी है, कोई ऑल इंडिया प्रेजेंस तो एनसीपी का तो है नहीं। पर खैर हम महाराष्ट्र में साथ में काम करते हैं, उसमें हमारे में कोई अलग विचार नहीं है। अशोक चौहान की बात पर शैलेश जी फटाफट से रिएक्ट कीजिए, फिर शेष नारायण जी के पास। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो विषय है, ये विषय बहुत ज्यादा इसको तुल देने की आवश्यकता नहीं है। जब विपक्ष की अलग अलग पार्टियां होती हैं, हर पार्टियां एक दूसरे के विषय पर अपनी बात रखती है, अपनी राय रखती है, और इसमें भी संजय राउत जी ने अपनी राय रखी है। अब मानना न मानना ये उस पार्टी पर निर्भर करता है। यहाँ पे तो किसी ने आदेश तो दिया नहीं है कि आप ये आदेश का पालन करिए। उन्होंने अपनी राय रखी, राय को माने नहीं माने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और हम किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी शिवसेना का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, न तो हम किसी को कहेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ राय थी, मानना ना मानना दूसरे के हाथ में, लेकिन क्या ये सामान्य सी बात है जैसा कि शिवसेना बता रही है? शेष नारायण जी आपके पास आएंगे इसके लिए। इस बीच एनसीपी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपीए के भीतर नेतृत्व बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि एनसीपी नेता महेश तपासे ने माना है कि मौजूदा हालात में शरद पवार यूपीए नेतृत्व का सबसे बेहतर विकल्प है। हम सम्मान करते हैं कि हमारे जो नेता पवार साहब के प्रति अगर कुछ राजनीतिक दल के नेता जो सत्ता में हो और सत्ता के बाहर भी हो, विपक्ष के भी हो, वो अगर अच्छी भावना रखते हैं तो उस चीज का स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक यूपीए के प्रमुख पद की बात है, यूपीए के जो घटक दल हैं, यूपीए के अंदर जो लोग हैं जिनकी जिस संख्या है, उस लोगों उस संदर्भ में या यूपी के चेयरमैन पद को लेके वहां पे कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई एनसीपी की तरफ से प्रस्ताव यूपीए के लोगों के पास गया कि पवार साहब को चेयरमैन बनाए। तो पवार साहब ने अपनी भूमिका बड़ी स्पष्ट रूप से रखी है। ये जो चीज चल रही है, ठीक है, लोगों की भावना है, लोगों को लगता है पवार साहब कर सकते हैं, और है भी वैसी स्थिति कि आज देश में एक टॉल लीडर के हैसियत से पवार साहब खड़े हैं, और कृषि का कानून हो या ममता या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हुकुमशाही कर रही है, तो उसके खिलाफ बोलने की भूमिका ये पवार साहब बखूबी रख रहे हैं। शेष नारायण जी आपके पास आते हुए, शैलेश पांडे समेत तमाम जो शिवसेना के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ राय रखी है, मानना ना मानना दूसरे के हाथों है। लेकिन क्या यही सामान्य सी बात है? क्योंकि हर मत के पीछे मतलब भी होता है और मकसद भी। मतलब तो है, इसीलिए तो हम लोग हल्ला गुल्ला मचाए हुए हैं। बीजेपी को सूट करता है क्योंकि कांग्रेस को खत्म करना है उनको, क्योंकि अगर कांग्रेस खत्म हो गई किसी तरह से तो केवल रीजनल पार्टियां देश में बचेंगी। तो बीजेपी का जवाहरलाल नेहरू के जैसे बहुत दिनों तक राज रहा, उस तरह से राज रखने का प्लान है, तो उसमें वो तो ठीक है, उनको बीजेपी को सूट करता है ये सारा बहस। और इसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो है ऐसे ही ताता धिन्ना खामखा कर रहे हैं, इनका कोई फायदा इसमें नहीं होगा, इसमें फायदा बीजेपी का होगा। और अगर ये झगड़ा होता है, जाहिर बदला नहीं जाएगा, वो कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं बदल रहा है, तो काहे को यूपीए का बदलेगा? यूपीए खत्म हो जाए उनसे क्या मतलब, उनकी अपनी दुकान चलती रहेगी। तो इसलिए
ये एक बहस है, लेकिन इस बहस को होना चाहिए और उस बहस में सबको गंभीर चर्चा, ये जो आप सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के लीडर्स जो हैं, ये जो राय दे रहे हैं, इनकी राय का कोई मतलब है? ये अपने किसी लीडर्स कोई बात कर सकते हैं? असली जो नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता या एनसीपी के बड़े नेता, शिवसेना के बड़े नेता, खैर संजय राउत तो बड़े नेता हैं, इन लोगों ने, संजय राउत ने अगर एक सौदा फूंका है बाजार में तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, बस सिंपल। जी ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। यूपीए के नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर यूपीए गठबंधन के सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी ने कांग्रेस का बचाव किया। आरजेडी के सांसद मनोज झा के मुताबिक इस वक्त नेतृत्व के मुद्दे पर उलझने की जगह बीजेपी के खिलाफ मजबूत मुद्दे तलाशने चाहिए। शिवसेना चाहती है कि यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार बने क्योंकि कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीए के घटक दल के सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के लिए आप लोग भी तैयार हैं? देखिए, मैं थोड़ा अचंभित भी हूं कि अभी जब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मुद्दे तलाशे जाएं, मुद्दों पर व्यापक सहमति हो और व्यक्ति केंद्रित विमर्श में ना उलझा जाए, क्योंकि इस विमर्श की वजह से अगर हम इसमें अभी उलझे तो वो किसान हमें माफ़ नहीं करेंगे जो सरहद पे बैठे हुए हैं दिल्ली के, और पूस की सर्द रातों में। हमारा सीधे तौर पे मानना है कि हम ओल्डेस्ट एलाई। ये चीज़ें एडिटोरियल में तय नहीं होती हैं, मीडिया में तय नहीं होती। एक बार सरोकार के साथ सब लोग बैठेंगे, अगर इसका विस्तारीकरण भी करना है तो तमाम संदर्भ को देखते हुए फिर आपसी सहमति से ही निर्णय हुआ करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना हिस्सा नहीं है यूपीए का, वो सुझाव भले दे सकते हैं लेकिन ये यूपीए के घटक दल तय करेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही यूपीए की अध्यक्ष भी रहेंगी, कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना, मैंने पहले भी यही भी कहा कि शिवसेना अभी हाल में आई है, अच्छा काम कर रहे हैं तीनों मिल करके महाराष्ट्र में, लेकिन यूपीए के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो अब एक बार साथ में बैठे हैं, व्यापक सरोकारों पे बात हो। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना, और ये लीडरशिप के इशू, ये बेमानी है। मैं समझता हूं कि ये चीजें तो मिनट में सेटल हो सकती हैं ईदर वे। शैलेश पांडे जी, आपके पास आते हुए आपने एक सलाह दी कांग्रेस को, आपने एक सलाह दी एनसीपी को, लेकिन अभी आरजेडी से नसीहत लेंगे आप? वो कह रहे हैं कि उलझे ना आपस में, बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ मुद्दे तलाशें। जी देखिए, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है, इसको तूल नहीं देना चाहिए, इसमें उलझना नहीं चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष कैसे मजबूत हो इसके दृष्टिकोण में उस ओर काम होना चाहिए कि कैसे नेतृत्व को मजबूत किया जाए, कैसे विपक्ष को संगठित किया जाए, कैसे एक संगठित विपक्ष होकर हम जो सत्ताधारी हैं उनके खिलाफ हम पर ऐसा करके, ऐसी राय देके, इस तरह की बात छोड़कर तो आप बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को सूट कर रहा है। शेष नारायण जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो कह रहे हैं कि आपको तो क्या हासिल होगा, क्योंकि जो राय आपने रखी एनसीपी खारिज कर रही है, कांग्रेस तो आक्रामक तरीके से उसको नकार रही है, लेकिन फिर आपको क्या मिल रहा है? और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी हमारे गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिवस मातृभूमि के लिए, देश और धर्म के लिए अपनी शहादत देने वाले गुरुपुत्रों और गुरु माता के प्रति नमन का दिवस है, श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। इस साहिबजादा दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार शासन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे सिख समाज को और प्रदेशवासियों को इस गौरव की अनुभूति करने के इस दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबका
अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि यहाँ पर आज हम सब इस अवसर पर गुरुबाणी का कीर्तन कर सके। क्योंकि गुरुबाणी का कीर्तन ये हम सबको एक नई प्रेरणा देता है आगे बढ़ने का, देश और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध को एहसास कराने का। विगत वर्ष भी यहां पर गुरु नानक देव जी की 550वीं जो संकीर्तन यात्रा निकली थी, उस अवसर पर यहां पर उस यात्रा को आने का और इसी परिसर में मुझे यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मेरे सभी सहयोगियों ने उस यात्रा के साथ जुड़ करके अपने आप को अपने इतिहास के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की थी। आज एक नया इतिहास यहाँ पे बन रहा है कि हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी की शहादत के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। साहबजादों को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमन करते हुए उनकी शहादत का जिक्र करते हुए कृतज्ञता जता रहे थे। और इस सबके बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी मन की बात में साहिबजादा दिवस पर शहादत को नमन किया। अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब 1 सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। जिन्होंने मणिपुर को बंद और ब्लॉकेड के युग से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम किया है, ऐसे भाई बीरेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने डॉलर मंत्रालय में गति और ऊर्जा भरकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत के दृष्टिकोण में भारत को नॉर्थ ईस्ट का एक नया परिचय कराने का काम किया है। ऐसे मेरे साथी
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री वाई जॉय कुमार सिंह जी, विधानसभा के स्पीकर महोदय श्रीमान खेमचंद जी, हमारे युवा मंत्री टोंगम विश्वजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए मणिपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा मुझे आसाम से आने में देरी हो गई और इस कड़ी धूप के अंदर आप सब लोग यहाँ पर काफी समय से बैठे। मगर चिंता मत करिए, मेरा भाषण लंबा नहीं चलने वाला है, वैसे भी ज्यादा बोलने का मेरा स्वभाव नहीं। ये तो आज मणिपुर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव, क्योंकि आज एक ही दिन में चूड़ाचंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने जा रहा है। इम्फाल में मैं भी आऊं, कोई भी आए, होटल में रहना पड़ता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस इम्फाल पीडब्ल्यूडी बना रही है, इसका भी भूमि पूजन आज हुआ है। आप लोग दिल्ली पधारो, दिल्ली आओ, रहने में तकलीफ पड़ती है, चाहे शिक्षा के काम से आओ, व्यापार के काम से आओ, किसी को एम्स में ले जाना है आओ। तो द्वारका में तीसरा मणिपुर भवन का शिलान्यास भी आज किया गया है। नंगखंग में ट्रिपल आईटी बनाने का काम हो, मंत्री पुखरी में आईटी एसईजेड बनाने का काम हो। तो ये एसईजेड बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ये जो आईटी एसईजेड है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा दर्शक बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की दुर्गम भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व की, हमारे नॉर्थ ईस्ट की, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री का अवकाश यहाँ पर नहीं रहता। कच्चा माल लाना, बनाया हुआ माल ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ऐसी आती है कि जिससे वो वायबल नहीं होता। मगर ये आईटी एसईजेड ऐसी चीज है जो दिमाग से चलती है और कनेक्टिविटी से चलती है। दिमाग मणिपुर के युवाओं के पास है और कनेक्टिविटी मोदी जी ने कर दी है। मणिपुर के युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलने वाला काम ये आईटी एसईजेड को है। मणिपुर एक जमाने में इंसर्जेंसी के लिए, बंद के लिए, ब्लॉकेज के लिए जाना जाता था। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति मणिपुर में बहुत चर्चा में रहती थी। आज इम्फाल में राज्य पुलिस मुख्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। इसको मुझे आनंद है कि मेरे हाथों से वो हो रहा है। स्मार्ट सिटी इम्फाल के लिए एकीकृत कमांड, मोदी जी का जो ट्रस्ट है, वो स्मार्ट चीजों को, स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने की। और मित्रों, मैं मानता हूं कि ये जो एकीकृत कमांड केंद्र बनेगा, वो इम्फाल को 7 अर्थ में एक स्मार्ट सिटी बनाएगा। आज विष्णुपुर, तुपुल, खाउबल, कासोंग, फुललैंड मार्ग का भी लोकार्पण हुआ है। ये रोड बन चुका है और एक बहुत बड़े खाउबल डैम का भी उद्घाटन का काम आज यहाँ पर हुआ है। एक दृष्टि से चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, मणिपुर के हर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जोड़ने वाला आज महत्वपूर्ण काम हुआ है। मगर मैं यहाँ पर आया हूँ, भाई बीरेन्द्र सिंह को अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि 3 साल हुए इनकी सरकार को। जब चुनाव अभियान आता था, चल रहा था, मैं यहाँ पार्टी अध्यक्ष के नाते इसी ग्राउंड के अंदर आया था और मैंने कहा था, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। लोग मुझ पर हंस रहे थे कि आपका एक भी सीट नहीं, मणिपुर की जनता पूर्ण बहुमत कहां से देगी? आपको 2% वोट मिले हैं, कैसे पूर्ण बहुमत देगी? मगर मणिपुर की जनता ने तय कर दिया था कि इस बार
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मित्रों देखिए 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी, सारी चीजों की किल्लत होती थी। होती थी या नहीं होती थी भाई याद करो जरा, बोलो जोर से, माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी। आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए। और इसीलिए मैं भाई वीरेंद्र सिंह का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक नई पहचान मणिपुर को देने का काम किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। चुनाव आया था तब 2013 में उन्होंने कहा था कि भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है, मगर जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव नहीं है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नॉर्थ ईस्ट जो अलगाववाद के लिए जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था, आप पीछे मुड़कर ये 6 साल देखिए, एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई। और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाएंगे। मित्रों, इंडिया का स्थान विकास नहीं। और मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में 2014 से कहा है कि हर मंत्री को कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। मित्रों, इतनी तवज्जो, इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दी गई। मोदी जी ने ये कहा और स्वयं भी, जैसा जितेंद्र सिंह ने बताया, मोदी जी स्वयं इस 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। मित्रों, और एक बात, दिल की बात समझने में नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी नहीं, ऐसा नेता नहीं होगा जो जनता के दिल की बात जानता। मुझे बताओ, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में गृह मंत्री बना। आपने यहां पर मूल निवासियों की भावनाओं की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते करते मणिपुर वाले भूल गए थे, तो होना ही नहीं। मेरे पास कई आवेदन पत्र है जिसमें मांगी नहीं थी। अचानक 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ तब मैं इतना रोमांचित था कि मैं मेरी बात आपको नहीं बता। आप लोगों की जो चिंता थी, चारों ओर इनर लाइन परमिट और बीच में मणिपुर, कोई सुरक्षा नहीं, कैसे चलेगा? मगर इसका रास्ता मोदी जी ने निकाल दिया और आज इनर लाइन परमिट आप लोगों के पास है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद अगर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा मणिपुर को दिया है तो इनर लाइन परमिट। और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद करना रहता है।
बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम हुआ है, मगर मैं आज प्रबल बहुदिन से ही परियोजना की बात जरूर करना चाहिए। मित्रों, ये योजना को अटल जी के समय में शुरू किया गया। 2004 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उस वक्त भी भाजपा की सरकार। 2004 के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। 14 तक कुछ नहीं हुआ, योजना जल्द की तस पड़ी गई। यहां बंद कराने वालों का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन था। ना मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, ना मुख्यमंत्री की किसी ने सुनी। 2016 में मोदी जी ने 462 करोड़ देकर फिर से इसको चालू किया और मुझे आज आनंद है कि 35,160 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली एक परियोजना आज पूर्ण होगा। 35,000 हेक्टेयर कृषि आज सिंचित होने जा रही है। ट्रिपल आईटी और ITSEZ, मैंने जैसे कहा, मणिपुर के युवाओं को मणिपुर छोड़े बगैर दुनिया भर के साथ कनेक्ट करेंगे। आपकी जो क्षमताएं हैं ये दुनिया भर से संपत्ति को यहां लाएगी। कोई ट्रांसपोर्टेशन की चिंता नहीं, कोई टैक्स की चिंता नहीं। ये ITSEZ आने वाले दिनों में पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए मार्गदर्शक बनने वाला है। कई सरकारी भवनों का भी आज भूमि पूजन हो रहा है। और मित्रों, ये ITSEZ में मेरा अंदाज है कि बनने के बाद यहाँ के GDP में सालाना 4,600 करोड़ रुपया की वृद्धि होने वाली है। छोटे से मणिपुर के GDP के अंदर 4,600 करोड़ की और सीधी रोजगारी लगभग 44,000 लोगों की। इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुरचांदपुर मेडिकल कॉलेज जो हिल पर है, एक आदिवासी पर्वतीय जिले में एक मेडिकल कॉलेज तो खुलेगा ही खुलेगा। 100 युवा मणिपुर के हमेशा डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे। मणिपुर के गांवों की, पहाड़ों की सेवा करेंगे, घाटी में भी अपनी सेवा देंगे। इसके साथ साथ एक पूर्ण व्यवस्था वाला अस्पताल भी शुरू होगा। मित्रों, आज मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को निवेदन करने आया। मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काफी कुछ करना बाकी है। मेरा मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज अगर आप मणिपुर में खोलते हो तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के बच्चे यहाँ पर एक कोर्स करें। और भारत सरकार इसके लिए तैयार है। आप आगे आइए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ MOU करिए और आपकी किसी भी साइंस कॉलेज के अंदर एक तत्काल व्यवस्था कर दीजिए। बाकी सारी व्यवस्थाएं हमारे भाई जितेंद्र सिंह करेंगे, उनको करने में कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति बहाल हो, विकास के मार्ग पर नॉर्थ ईस्ट द्रुत गति से, स्पीड से चल पड़े, इसके लिए ढेर सारी समस्याओं का निराकरण करें। बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर पूरे नॉर्थ ईस्ट को कलकत्ता और बांग्लादेश के बंदरों के साथ जोड़ने का काम हम करने वाले हैं। ब्रू रियांग समझौता कर दिया है। कई सालों से हमारे ब्रू और रियांग भाई असहायता की जीवन जी रहे थे। त्रिपुरा में उनको बसाने का निर्णय कर दिया। बोडो समझौता हुआ। बोडो के क्षेत्र के विकास के लिए अब नए रास्ते खुले हैं। सभी ने हथियार डाले हैं। 8 अलग अलग उग्रवादी गुटों के 644 कैडर ने 2500 से ज्यादा हथियार सरेंडर कर आज विकास की मेन स्ट्रीम के अंदर आने का काम किया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव। मित्रों, मणिपुर के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए। खेल के लिए यहाँ एक सेंट्रल खेल यूनिवर्सिटी भी हो रही है। ये मणिपुर तो मैरी कॉम, साइक्लिस्ट सुनीता, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू,
इस प्रकार के खिलाड़ी देश को दिए और यूनिवर्सिटी जैसे ही काम करना शुरू करेगी, ये रास्ता आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत 5.82 लाख, लगभग 6 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट उनको इनके अकाउंट में जाता है। 8 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना में से 5 पूरी कर मणिपुर की सिंचाई को 70 साल में जितना नहीं हुआ था, इतना इस 3 साल के अंदर करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। जल जीवन मिशन के तहत बीरेन्द्र सिंह जब मुख्यमंत्री बने, 6% लोगों को ही पीने का पानी, नल से शुद्ध पीने का पानी मिलता था। सिर्फ 6%। कितने जरा बोलो भैया, कितने प्रतिशत? और 3 साल में 6% से बढ़कर 30% मणिपुर के घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई। हेली सर्विस की शुरुआत हुई है, जो पहाड़ों को जोड़ेगी। मोरे, कामेंगलोंग तथा जरीबाम को इम्फाल से जोड़ने का काम समाप्त हो गया है। हानलोन और पारगुम को जोड़ने की प्रक्रिया चालू है। इससे बहुत बड़ा टूरिज्म को फायदा होने वाला है। मित्रों, इम्फाल एयरपोर्ट को भी 727 करोड़ की लागत से आधुनिक और ज्यादा क्षमतावान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। और मित्रों, स्टार्टअप एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मणिपुर जैसे भौगोलिक क्षेत्र के राज्यों को लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव। और मुझे आनंद है कि मोदी जी ने जो स्टार्टअप की योजनाएं शुरू की है, उसमें सिर्फ मणिपुर में 1186 युवाओं ने अपने स्टार्टअप चालू कर दिए हैं। ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत। मित्रों, पर्यटकों की संख्या में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसके बाद 222% की रिकॉर्ड वृद्धि। 222% की वृद्धि 3 साल में मणिपुर ने कभी दर्ज नहीं की, जो काम यहाँ पर हुआ है। मित्रों, मोदी जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा खजाना दिल्ली का यहाँ पर खोलने का काम किया है। 14वें वित्त आयोग जो हमारे समय में आया, भारतीय जनता पार्टी के समय में आया, 15वां आने वाला है। 13वें वित्त आयोग की तुलना में 251% वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, पहले कांग्रेस की सरकार मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को 89,168 करोड़ देती थी। इसको बढ़ाकर 89,000 से बढ़ाकर 3,13,375 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने एक लंबा समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर शासन किया, वैसे ही छोड़ दिया। ना उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत की, ना सरेंडर हुआ, ना मेन स्ट्रीम में आए। लोग मरते रहे, विकास बाधित होता रहा। विकास योजना के नाम पर उद्घाटन करके भाग जाना, भूमि पूजन करके भाग जाना, उद्घाटन सारे हमारे नसीब में आ गए। जितेंद्र सिंह यही घूमते रहते हैं, फीता काटते रहते। इन्होंने सिर्फ भूमि पूजन करे, उद्घाटन कभी नहीं करे। वो सारे भूमि पूजन को उद्घाटन में बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो काम चालू है। केंद्रीय बजट में जो आवंटन होता है, उसमें 24% की वृद्धि के साथ पहली बार 60,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एनईसी का 33% बजट पिछड़े जिलों और स्थानीय समुदाय के पिछड़े हुए लोगों के लिए आवंटित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूर्वोत्तर में प्रमुख रेल राजधानी कनेक्टिविटी योजना के तहत 5 प्रमुख राजधानी को रेलवे से कनेक्ट करने की योजना चल रही है। कुछ तो हो भी गए हैं और 22-23 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। राजधानी वायु कनेक्टिविटी होलोंगी ईटानगर से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत करी है। प्रमुख सड़क राजधानी कनेक्टिविटी, 3 प्रमुख सड़क भी बनने का काम हुआ है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूरे नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट के विकास की शुरुआत हुई है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मणिपुर को आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में बीरेन्द्र सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मित्रों, मणिपुर को ये 3 साल में 7 अर्थ में विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्थान पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर हो, वो सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अहरनिश काम कर रही है। मगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बासिंदों को बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वासियों को बताना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ऊपर का स्थान भारत का होगा, मगर मेरा नॉर्थ ईस्ट का स्थान भारत में 2 नंबर पर न रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार मन से काम कर रही है और आपके विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार मणिपुर वासियों को जो इनर लाइन परमिट का तोहफा मोदी जी ने दिया है, इसके लिए मन से बधाई देना चाहता हूं कि सालों से जो आपकी मांग थी, मोदी जी ने उसको पूरी की है और ये विकास का जो रास्ता चल पड़ा है, वो रास्ते पर हम कुछ योगदान कर सके, ये आशीर्वाद आपने ही दिया है। हमें आनंद है कि आशीर्वाद के अनुरूप हमारे साथियों ने मणिपुर के अंदर काम किया है, वो आशीर्वाद के अनुरूप मणिपुर के डेवलपमेंट को रास्ते पर चढ़ाया है और वो आशीर्वाद के अनुरूप मणिपुर में शांति प्रस्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं यहाँ के सिविल सोसाइटी संगठनों को कि आप भरोसा रखिए, आपका फरीजा कभी तोड़ा नहीं जाएगा और आपकी डिमांडों के अंदर ढेर सारी डिमांडें होती है, मैं कई बार देखता हूँ, इसमें एक आध डिमांड मणिपुर के विकास की भी जरा डाल दीजिए तो मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात वही है, युवाओं को एजुकेशन देना, युवाओं को रोजगारी देना, नए नए तरीके से युवाओं को अपने आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए मदद करना, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यहाँ शांति रहे, यही महत्वपूर्ण बात है। आपकी जो सूची है मांगों की, इसमें मणिपुर के विकास को भी तनिक जरा जोड़ देना, इतनी ही विनती मैं आपको करने आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। हम थोड़े लेट हो गए तो भी इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना काल में आप लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कर और फिर से एक बार आपको इनर लाइन परमिट के लिए बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। तो अमित शाह इम्फाल में, ये उनके दौरे का दूसरा दिन है, कल असम में और अब मणिपुर में। इम्फाल में मौजूद अमित शाह की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत, कई योजनाओं की सौगात मणिपुर के लिए, और साथ ही बताते हुए कि कैसे लोगों का पीएम पर भरोसा लगातार कायम रहा है और केंद्र भी लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन तमाम बातों को पूरा कर रहे हैं जो मणिपुर के लोगों की तरफ से रखी जा रही थी। ऐसी एक मांग इनर लाइन परमिट का उन्होंने जिक्र भी किया और कहा कि पीएम के नेतृत्व में विकास मणिपुर में लगातार आगे बढ़ रहा है। जनता की मन की बात को हमने समझा तो कई परियोजनाएं शुरू की हैं अमित शाह ने।